हेलो एवरीवन। फाइनली हम लोग आज लेक्चर 3 में आ गए हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत ही भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देखेंगे। साथ ही भारत का जनगणना, भारत का केंद्र शासित प्रदेश की विशेषताएं देखेंगे, भारत की जनजातियां, भारत के विभिन्न भाषाओं का समूह और भारत की प्रमुख प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ाया था उसका क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में आपके समक्ष रखा था। तो उसका उत्तर देखते हैं। पहला था भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। नोट, यदि संपूर्ण भारत का पूछा जाता तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का पूछा है इसलिए कन्याकुमारी सही होगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। भारत की मानक समय रेखा क्या है? नैनी प्रयागराज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? 7। सबसे लंबी थल सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में है? गुजरात में। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि। अब हम लोग लेक्चर 2 का जो हमने पढ़ा था उसका हम लोग रिकॉल करेंगे। हम लोग देखते हैं कि कितना हमें क्वेश्चन याद है। ठीक है, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो ही आपको इस सीरीज का फायदा मिलेगा। अगर मुझे बनानी होती तो मैं एक एक टॉपिक का अच्छे से मैपिंग करके एनिमेटेड करके मैं बना सकता हूँ। मुझे चैट जीपीटी एआई सब चलाने आता है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। मुझे बस है कि कम टाइम में कितना आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो वो मुझे ज़्यादा करना है आपके लिए। तो देखते हैं, आप प्लीज़ एक एक का आंसर दीजिएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर तटीय मैदान। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा, अनाईमुरी, महेंद्रगिरी या फिर गुरु शिखर। सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्वी घाट, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या सतपुरा श्रेणी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, लद्दाख श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस पर्वत श्रेणी के बीच है? विंध्याचल, सतपुरा, अरावली या फिर अजंता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या मन्नार की खाड़ी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, कवारती या न्यू मूर द्वीप। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची या पालनी पहाड़ी। दून हिमालय के किन भागों के बीच पाए जाते हैं? महान और लघु, लघु और शिवालिक, शिवालिक और मैदान, ट्रांस और महान हिमालय। भारत के उत्तर के मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा हुआ है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, लूनी। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु।
काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी हिमालय के किस भाग में है? महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल या फिर लघु हिमालय? मालाबार तट भारत के किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट या फिर दक्षिण पूर्वी तट? छोटा नागपुर पठार को किस कारण से भारत का रूर कहा जाता है? अत्यधिक वर्षा के कारण, कृषि के कारण, खनिज संपन्नता के कारण या घने जंगलों के कारण? भारत के किस भाग में थार मरुस्थल है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य का हिस्सा है? असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड? अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एमसीक्यू जितना टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया है, हर टॉपिक पे 20 से 30 एमसीक्यू अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपके रिवीजन के लिए आसानी होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें भारत का नक्शा को देखना है, ठीक है? ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे उत्तर में लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। फिर इधर आ जाएंगे हिमाचल, हिमाचल की राजधानी शिमला। फिर उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेपाल आ जाता है, और नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम के बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। और फिर उसके ठीक बगल में आ जाएंगे आसाम, यहाँ पे नागालैंड। उसके नीचे आपको मिलेगा मणिपुर, फिर यहाँ मिजोरम, त्रिपुरा, फिर उसके ऊपर मेघालय, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा बंगाल, और उसके नीचे बांग्लादेश। तो आपको इसी लाइन से याद रखना है। आप अगर बीच में इधर उधर करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। फिर बांग्लादेश के, सॉरी, बंगाल के बाद कौन है सटा हुआ? उड़ीसा। उड़ीसा के ठीक बगल में है आंध्र प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश के नीचे है तमिलनाडु। तो हमने एक बाउंड्री पकड़ के चला, फिर ऊपर से आते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद है पंजाब, पंजाब के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरला, ठीक है। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे एक के बाद एक स्टेट, तो अगर आपसे पूछेगा कि इस राज्य के सटे हुए कौन कौन से स्टेट है या यूटीज हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। फिर यहाँ पे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के ठीक बगल में कौन कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बगल में कौन सा दो स्टेट है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फिर आ जाइए झारखंड के बगल में कौन है? उड़ीसा, ठीक है। अब हमारा बीच में कौन सा स्टेट बच गया? तेलंगाना। हो गया। कितना आसानी से हमने सारे स्टेट को देखा है। आप 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार श्रीलंका, सॉरी, यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये जो हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया है। ये मैंने भारत का नक्शा इसलिए एक बार बताया है कि अगर आगे चल के एग्जाम में पूछेगा सटा हुआ राज्य, तो आप बीच में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना ऐसे याद नहीं कीजिएगा। जैसे मैंने अभी लाइन से बताया है, उसी प्रकार से आप याद रखिएगा, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा और एक नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं राजनीति एवं प्रशासनिक विभाजन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। जो मैंने ये कटम कुटम किया है, चाहे ये या फिर यहाँ पे
ये इसलिए किया है कि इसको अच्छे से डिटेल में लूसेंट में लाइन में बहुत अच्छी तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य है बिहार। राजस्थान जो है विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। यहाँ 40 से 60% क्षेत्र में कृषि होती है। एग्जाम में पूछ देगा कि 5 से 10% ही कृषि होती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर मरुस्थल है, मरुस्थल वाली क्षेत्र है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा, यानी गलत प्रभाव पड़ा है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब इसकी राजधानी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिला किसी राज्य में किसके पास है? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिला जो यूपी का है, ये 4 राज्यों से सीमा लगाती है: बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्त किसका है? कर्नाटक। अब देख रहे हो ना कैसे प्रीवियस ईयर में ये सब सीमावर्ती क्वेश्चन आया है, तो अगर आपको क्रम से याद रहेगा तो आपको इजी होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का वह जिला जो सबसे बड़ा है वह कच्छ गुजरात का है। मेलोसिस बेसिन कहाँ है? मिजोरम में। सेवन सिस्टर या 7 बहन के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? तो ऊपर से आइए: अरुणाचल, असम, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। उत्तराखंड का वह जिला जो तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है वह है अल्मोड़ा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख और जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। दमन दीव के बीच खंबात की खाड़ी है और दमन दीव की राजधानी क्या है? दमन। मणिपुर में फूमडीज किसे कहते हैं? तो यह लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे द्वीप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फूमडीज। मणिपुर में विलुप्त प्राय संगाई हिरन का प्राकृतिक निवास स्थल है, यानी यह नेचुरल रूप से संगाई हिरन मिलता है। दमन की राजधानी दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव की है, मतलब दमन जो है इतने सारे यूटीज का राजधानी है। भारत में एकमात्र मानव भाव कपि कहाँ पाया जाता है? तो असम के सोएतम्मा गिबन में। अच्छा सॉरी, नाम क्या है? तो असम का सोएतभाव गिबन। जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में। यहाँ पे एसटी के जनसंख्या नहीं है। धौलाधेरी श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गद्दी। भारत में आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है क्योंकि यहीं से कोहिनूर की प्राप्ति हुई है, और कहीं कहीं महबूब नगर तेलंगाना का भी जिक्र आता है। तो अगर एग्जाम में आंध्र प्रदेश दे या महबूब नगर दे तो महबूब नगर मारिएगा, और अगर कोई एक दे तो कोई एक मारिएगा। बोडो निवासी कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। सरहुल त्योहार मुंडा और संथाल जाति मनाती है। महाराष्ट्र में लातूर जिले में भीषण भूकंप आया था 1993 को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वृष्टि छाया प्रदेश प्रारंभ कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? थारू। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ हैं? राजस्थान में। अंडी
और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस जाति से संबंधित है? तो होस आदिवासी समूह से। भारत के चांगपा समुदाय कहाँ रहते हैं? लद्दाख में, जो पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं। ठीक है, पूछेगा कि कौन वो जनजाति है जो पश्मीना बकरी का पालन करती है? तो चांगपा। दादर नागर हवेली की सीमा कहाँ लगती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर दादर नागर हवेली, फिर पौंडुचेरी और सबसे छोटा चंडीगढ़। जूलू जनजाति कहाँ निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका में। लोहा सुर को अपना देवता मानती है अगाड़िया जनजाति। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कहाँ मिलती, कौन है? जाड़वा। कुरुख बोली बोलती है उरांव जनजाति। दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था 26 जनवरी 2020 से पहले। अब दमन, दीव, दादर, नागर हवेली इन तीनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 और यह पंजाब एवं हरियाणा का राजधानी है। पोंडुचेरी का विभाजन 4 जिलों में है। पोंडुचेरी इसका कराईकल, पुडुचेरी, यनम और मोहे। राजधानी भी इसकी है पुडुचेरी। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव कर दिया गया। लक्षद्वीप क्या है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। लक्षद्वीप की जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितना है? 64,473। दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है 2011 के जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान में क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है। विलिया नृत्य कौन करता है? तो बैगा जनजाति। रसोई घर को लाल बंगला कौन कहते हैं? तो भूंजिया जनजाति। वह जनजाति जिसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, कमार जनजाति। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा जनजाति की। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? ओझा। छत्तीसगढ़ में हो गया। आदिम जनजाति है कोरवा। अब अगला एक इम्पोर्टेंट लाइन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आते हैं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, संभवतः पूछ ले एग्जाम में। तो राजस्थान में है अलवर और भरतपुर का जिला। ठीक है, बाकी जैसे मेरठ, गाजियाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत। ओके, बस इतना है, काफी है। अब है कि नीग्रो या नीग्रीटो जनजाति कहाँ पे इनका प्रमुख निवास स्थल है? तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक ये आप मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक। तो अगर आप प्यारा सा भारत का नक्शा बनाते हो, ठीक है, तो अब इस बेल्ट में क्या है कि निग्रो या निग्रिटो जनजाति नहीं मिलता, बल्कि ये वाला बेल्ट मिलता है। तो आप इजीली क्या करोगे ना कि एलिमिनेट ऑप्शन कर सकते हो। ये क्या होते हैं? काला होते हैं, नाटा होते हैं, बस इतना काफी है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट कहाँ मिलते हैं? तो मध्य भारत में यानी ये वाला क्षेत्र में, उत्तर भारत में यानी ये वाला क्षेत्र में, और दक्षिण भारत में यानी ये इस वाले क्षेत्र में। उत्तर पूर्व भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट नहीं मिलते हैं। मंगोलॉइड कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में, यानी ये ऐसे भारत को कर दो तो ये उत्तर पूर्वी भारत में क्या मिलते हैं? मंगोलॉइड। अब अगला है भूम। ठीक है, इतना काफी है।
और ये नार्डिक वाले कहाँ मिलते हैं? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, जो क्या होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, बाकी सब काले और नाटे होते हैं। अब अपन देखते हैं जनजातीय। तो भोटिया जनजाति कहाँ है? तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में, और ये मंगोल प्रजाति का है। ये भूटानी में, यानी भूटानी और भोट भी इसका नाम है। और इसका विशेषता क्या है? ये ऋतु प्रवास में ही निवास करते हैं। थारू कहाँ मिलते हैं? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, और ये दीपावली को अपना शोक पर्व मानते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा है, और जिनके वंशज किरात वंश के थे। गोंड जनजाति कहाँ मिलते हैं? तो गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में। गद्दी जनजाति कहाँ मिलते हैं? तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति मिलते हैं। और गोंड क्या करते हैं? पशु बलि इनका मुख्य प्रथा है, और ये स्थानांतरण कृषि करते हैं। तो ये मुख्यतः कहाँ मिलेंगे आपको? भारत के अगर ये है तो ये वाली बेल्ट में ये मिलते हैं। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल या पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रों में मिलते हैं, और ये राजपूत वंश से संबंधित है। संथाल, आपको पता है कि संथाल परगना झारखंड में मिलते हैं। अब एक बार हम इन जनजातियों को थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। तो लद्दाख में कौन है? बक्कड़वाल और चांगपा जनजाति। हिमाचल में गद्दी और गुज्जर जनजाति। उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया जनजाति। उत्तर प्रदेश में अगाड़िया जाति। झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो जाति। बिहार में बैगा जनजाति। अरुणाचल में मिश्रमी, डाफला और मीकिर जनजाति। मणिपुर में कुकी और लुसाई जनजाति। मेघालय में आगामी या खासी जनजाति। उड़ीसा में भूमिज, भूइया या खोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति या फिर कोल जनजाति। मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड और कोल जनजाति। तेलंगाना में येरू कला जनजाति। महाराष्ट्र में कोल और बारली जनजाति। गुजरात में भील और डाफर जनजाति। राजस्थान में भील, गरासिया और मेरात जनजाति। और मीना जनजाति भी यहाँ पे मिलता है। नीलगिरी यानी केरला और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में कुर्गी जनजाति। केरला में मोपला और कादर जनजाति। तमिलनाडु में टोंडा और चेंचू जनजाति। मुंडा जनजाति फूलों का त्योहार जो सरहुल त्योहार है वो मनाती है। इसके अलावा भी भागे, फागु, करमा, सरहुल और सोहरई त्योहार भी मनाते हैं। ये सरहुल त्योहार चैत्र माह के तृतीय शुक्ल में प्रारंभ होता है। खरवार जाति यूपी की है, जो शारीरिक रूप से मजबूत होती है। मंगा नियार जनजाति ये मुसलमान धर्म को मानने वाली है, और कहाँ की है? राजस्थान में। और ये संगीत गाने के लिए विख्यात है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के सिंध में भी मिलती है। खासी जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम में, और ये झूमिंग प्रथा के लिए विख्यात है। झूमिंग प्रथा क्या होता है कि एक जगह खेती करने के बाद फिर दूसरी जगह पे खेती करना, वो झूमिंग या कर्तन दहन प्रणाली भी कहलाती है। भील जनजाति किस लिए फेमस है? तो घूमर नृत्य के लिए। और ये कहाँ मिलती है? तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक का। ठीक है। राजी जनजाति ये उत्तराखंड में मिलती है, और ये भी झूम प्रथा के लिए फेमस है। भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है? जाड़वा, और ये अंडमान निकोबार में मिलती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है, और बहुपति विवाह के लिए फेमस है। नागा जनजाति नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल में मिलती है, और ये नग्न अवस्था में रहते हैं। शेम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार में मिलती है, और ये मंगलोइड प्रजाति के हैं। चांगपा जनजाति लद्दाख में अर्ध खानाबदोश जाति है।
भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह। भारत का यूरोपीय परिवार से संबंधित कौन-कौन से भाषा है? मराठी, पाली, हिंदी, असमी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी। यानी अगर बेसिकली ये अगर आप भारत का नक्शा बनाओ, ठीक है, तो आपका ये वाला बेल्ट यानी ये जो जितना बेल्ट है ये कौन सा है? भारत यूरोपीय परिवार से संबंधित। और द्रविड़ समूह क्या है? ये वाला दक्षिण वाला ये जो बेल्ट है ये सब किसका है? द्रविड़ समूह। और ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह क्या है? तो खासी, संथाल, मुंडरी यानी ये वाला बेल्ट झारखंड से लेके ये जो नीचे असम तक का क्षेत्र है ये क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलने वाली जनजाति। अब हम जो बचा हुआ है लूसेंट का वो देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में है। यानी संविधान में अनुसूचित जाति किस आर्टिकल के तहत है? तो 342। भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या है 550। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। 2011 जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या है देश के 8.6%। सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, ठीक है, और सबसे प्रतिशत में वहां के कुल आबादी की प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में 94% क्या है? जनजातीय लोग हैं। 89वां संविधान संशोधन ये क्या उपबंध करता है? तो एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग अनुच्छेद 338 क के तहत स्थापना होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूएस ढेबर। सबसे बड़ी जनजाति भारत में भील है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और तीसरी संथाल है। यानी इनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है। सबसे कम जनजाति जनसंख्या कहाँ है? मेघालय में। मात्र वहां पे 2.5% लोग ही जनजाति है। और सबसे अधिक अभी हमने देखा मध्य प्रदेश। जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार है वो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है। दक्कन बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा है, दक्कन नहीं है, सॉरी, ठक्कर बापा। मिथन त्योहार नागा जनजातियों का है और नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा है। छत्तीसगढ़ में भारिया धनगर जनजाति को 2022 में शामिल किया गया। बोंड या रेमो जनजाति कहाँ है? उड़ीसा में। तमिलनाडु में बड़गा, टोड कोटा, कोटा टोडा नीलगिरी की मुख्य जनजाति है। उत्तराखंड में भोट अथवा भोटिया जनजाति गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में, जबकि खास जनजाति जौनसर बाबर क्षेत्र में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में लिम्बू जनजाति रहती है। यहाँ ये टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो, उरांव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के कन्निकर एवं यूराली इन्हें पलाती कहते हैं। किनको कहते हैं? धार्मिक पुरुष को, ठीक है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवागिरी या धूमकुरिया कहते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति का क्या नाम है? गढ़सिया। गोंड जनजाति के बोली में गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। ददरिया, कर्मा और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कोरबा आदिवासी में पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान टंडा कहलाता है। लोहा गलना असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु के नीलगिरी में है, पढ़ा हमने पहले। फागो पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है।
विल्मा नीत बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य है। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, यानी बांस के पेड़ पे ही वो उनकी जीविका यानी जीवन यापन चलता है। अगरिया जनजाति लोहा सुर को अपना देवता मानते हैं। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नरी कोरवन तमिलनाडु, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश एवं कडू करुआ समुदाय कर्नाटक सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। तो अब देश में 705 से बढ़कर 720 अनुसूचित जनजातियां हैं। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक एरा में हुआ। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आया, यानी सबसे पहले निग्रो आया, सबसे बाद में नार्डिक आया। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एवं भूमध्यसागरीय प्रजाति ने किया। नीग्रिटो अंडमान निकोबार त्रावणकोर व कोचीन, ये त्रावणकोर और कोचीन केरला में है कि पहाड़ियों में पाए जाते हैं। मंगोलॉयड उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं और ये अमेरिका के मूल निवासी थे। एग्जाम में पूछ सकता है। नार्डिक उत्तर पश्चिम भारत में रहते, अभी हमने पहले पढ़ा भी है। भूमध्य सागरीय उत्तर भारत की उच्च जातियों को कहते हैं। नागालैंड की कोनयाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं, यानी अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरों पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। कौन है ये? कोनयाक। कोनयाक जाति को भारत के साथ साथ म्यांमार में भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। अब हम देखेंगे भारत की जनगणना। भारत संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को है, यानी केंद्र करवा सकती है, राज्य नहीं करवा सकती है। और यह संविधान की 7वीं सूची की क्रम संख्या 69 पर है। ये सब डिटेल कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई। और यह जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी जनगणना कमिश्नर होता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। और इससे पूर्व 2004 से 9 तक थे देवेंद्र कुमार सिकरी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और उस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2010 से ही शुरुआत हो गया था इसका काम करने का। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना, जो कि 1931 के बाद पहली बार हो रहा था, उसको भी स्वीकृति प्रदान की, लेकिन उसका डाटा पब्लिश नहीं किया गया। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना यानी रेगुलर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। 1881 के जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और इसके पहले कमिश्नर कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। ये कोई पढ़ाता है? बाप रे बाप, लूसेंट में कितनी इंफॉर्मेशन है, पढ़ने के बाद पता चल रहा है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जिसने 1749 में पहली बार जनगणना कराई। और दशकीय यानी 10 साल में जनगणना की शुरुआत अमेरिका ने की। ठीक है। अब है कि जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं?
तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कुल जनसंख्या कितनी है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी 1 किलोमीटर में 1,000 है तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1,000/1 किलोमीटर। लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, यानी 1,000 स्त्री पे कितनी महिला है, वो क्या कहलाता है, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। फॉर्मूला याद रखिएगा, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1,000। शिशु लिंगानुपात ये सिर्फ 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, और ये 1,000 पुरुष की तुलना में उसी आयु की समूह की स्त्रियों की संख्या को कहते हैं। यानी लड़कियों की संख्या जो 0 से 6 साल है बटा बालकों की संख्या 0 से 6 इंटू 1000। साक्षरता दर क्या है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता हो, लिख सकता हो या फिर पढ़ सकता हो, यानी तीनों कर सकता हो, तब क्या होगा, वो साक्षर आदमी है। फॉर्मूला साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या इंटू 100। दशकीय वृद्धि दर, देखो यहाँ 100 है और इससे पहले 1000 था, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है, यानी 1,000 में कितना प्रतिशत, 1%, 2%, 10%, वो काउंट करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या इंटू 100। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1,000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या दर्शाती है। यानी 1,000 अगर कोई बच्चा हुआ उसमें कितने बच्चा की मृत्यु हो गई, वो क्या कहलाएगी, शिशु मृत्यु दर। यहाँ पे फिर याद रखना ये 1,000 है और उससे पहले क्या था, 100 था साक्षरता दर में, और दशकीय वृद्धि दर में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया, यानी एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें देश के सभी नागरिकों की कुल 15 विवरण दर्ज किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में था और 2011 में बढ़ के हो गया 640, यानी 2001 से 2011 के बीच में कुल कितना नया जिला बना, 47। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, तो 1921 को, यानी 1911 से लेकर 1921 के दौरान क्या हुआ कि दशकीय वृद्धि निगेटिव हो गई, यानी बच्चा बढ़ने की जगह क्या बढ़ गया, घट गया। तो इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष पूछे तो क्या बोलेंगे, 1921, और दशक पूछे तो 1911 से 1921। और सर्वाधिक औसत वार्षिक किस साल हुई थी, 1961 से 71, यानी इस साल में द सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ था। अब कुछ प्रमुख आंकड़े देखते हैं, यानी कुल जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 121,08,54,977। अब मैं करोड़ में गिनती करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, जिसमें 62, 32, 72, 258, यानी 51.47% पुरुष एवं 58, 75, 84, 719, यानी 48.53% महिलाएं। अब इसको याद कैसे रखेंगे अपन, तो यहाँ 1 है ये याद रखिए, और यहाँ 7, यहाँ 6 याद रखिए, यहाँ 8, ठीक है, और यहाँ 5 याद रखिए, यहाँ 4, यानी यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, और यहाँ 6 का गैप है। तो पुरुष संख्या में याद रखें कि 2 का गैप होगा पहला और अंतिम अक्षर में, तो क्या है, पुरुष का। और महिला में पहला और अंतिम में 4 का गैप है तो महिला का। और टोटल में पहला और अंतिम में 6 का अंतर है तो वो टोटल का। अब यहाँ देखिए, पुरुष में 51.47, यानी 4% है 47 और 51 में,
ऐसे, और 48.53 यानी 48.5, तो अगर पुरुष में होगा तो पॉइंट के बाद 4 डिफरेंस होगा तो पुरुष, और 5 डिफरेंस होगा तो महिला। ऐसे ही छोटा छोटा ट्रिक लगाना होगा। कुल विश्व की कितनी जनसंख्या थी? 17.5%। वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर कितना हो गया? 1.64। जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54 से 17.7 हो गया। और नागालैंड की दशकीय वृद्धि फिर निगेटिव में -0.6%। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया? 382, यानी लोगों की जनसंख्या बढ़ी और जमीन घट गई। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943, जो अच्छी बात है कि महिलाओं का जन्म ज्यादा हुआ। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 18, जो क्या है? बुरी बात है। पुरुष साक्षरता दर 75.26 से बढ़कर 80.9 हो गया और महिला 53.67 से बढ़कर 64.6 हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होंगे, बिहार। 60.4%। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर यानी सबसे कम पढ़े लिखे, उत्तर प्रदेश। 75.1%, यानी इसका मतलब है कि पटना में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य कौन है? केरल। अभी गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये लेटेस्ट डाटा में 4-5 राज्य है, तो वो हम लोग करेंट में देखेंगे। अनुसूचित जाति की कुल संख्या, ये छो जो कितना थी? 20 करोड़, 20.14 करोड़। ये क्या है? एससी जाति की, जो देश की जनसंख्या का 16.6% है, यानी 0.4 की वृद्धि हुई 16.2 से। और अनुसूचित जाति की लिंगानुपात 945। दशकीय वृद्धि दर अनुसूचित जाति का 20.8%। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की भी संख्या 0.4% ही बढ़ा, यानी 8.2 से 8.6% हो गया। एसटी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा 990, तो यूनिक है। और दशकीय वृद्धि दर 23.7%। नगरीय जनसंख्या भारत की कितना? 31.2% और ग्रामीण 68.8%। नगरीय संख्या, ठीक है, 2001 में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 27.8%। और ग्रामीण जनसंख्या 72.2%। क्योंकि शहर का नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि गांव का नंबर घटेगा। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम रही। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, यानी इंदौर, भोपाल ऐसे ज्यादातर शहर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, नागालैंड। और अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय, अरुणाचल, बिहार, जम्मू और मिजोरम। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य नागालैंड, केरला, गोवा, आंध्रा, सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, मणिपुर, छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरला। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, गुजरात।
सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। ये जो चारों राज्य है यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, आंध्रा। सर्वाधिक पुरुष प्रतिशत वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। और न्यूनतम बिहार, अरुणाचल, आंध्रा, मेघालय, झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। और न्यूनतम बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है तो हिमाचल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। सर्वाधिक नगर जनसंख्या गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, आंध्रा। न्यूनतम नगरीय वाले 5 राज्य सिक्किम, आंध्रा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। अनुसूचित जनजाति वाले राज्य पंजाब, हिमाचल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग ये क्या अच्छा ये प्रतिशत वाले में होगा सबसे ज्यादा पंजाब, हिमाचल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और जनसंख्या के मामले में यानी कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में। और वो क्या था जनसंख्या प्रतिशत क्या होता है कि अगर 10 करोड़ राजस्थान में आबादी है तो उसमें से कितना प्रतिशत जनसंख्या है तो वो अलग हुआ और ये अलग है। तो सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर बंगाल में, फिर बिहार, तमिलनाडु, आंध्रा। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नागालैंड और अरुणाचल में कोई भी अनुसूचित जाति के लोग निवास नहीं करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। और सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर। झारखंड में अनुसूचित जनजाति संख्या के मामले में 6ठे स्थान पे है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पहला, दूसरा एवं तीसरा पुडुचेरी, चंडीगढ़ और सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर केंद्रीय शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली में हुआ है 55.9%। फिर दमन द्वीप और फिर पुडुचेरी और सबसे कम लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम अंडमान निकोबार और दूसरा सबसे कम चंडीगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और सबसे कम दमन व द्वीप और दूसरा सबसे कम लक्षद्वीप। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप और सबसे कम दिल्ली और दूसरा सबसे कम पुडुचेरी। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8% और सबसे कम दादर नागर हवेली और दूसरा दमन द्वीप सबसे कम में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नागर हवेली। महिला में लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नागर हवेली। सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय जनसंख्या दिल्ली का और सबसे कम अंडमान निकोबार का। सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा एससी समुदाय के केंद्र शासित प्रदेश में लोग रहते हैं चंडीगढ़ में और जनसंख्या के मामले में दिल्ली में। प्रतिशत में चंडीगढ़ लेकिन जनसंख्या सिर्फ पूछे तो दिल्ली। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एक भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं रहते। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं लक्षद्वीप में और सबसे कम रहते हैं एक सेकेंड सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं लक्षद्वीप और जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। जबकि दिल्ली
चंडीगढ़ और पोंडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते। तो इसी के साथ आज हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखा। फिर अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों को, और मेरा प्रयास है कि हर हाल में 2 मंथ में मैं सारा सिलेबस खत्म करूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो भी समस्या हो आप प्लीज़ बताइए कमेंट में, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको रिकॉल कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सुधार हो या कोई और चीज़ जोड़ना है तो आप प्लीज़ बताइए, मैं वो मेथड भी इस्तेमाल करूँगा। और आपको मन करे, आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।